हाय दोस्तों, एसएसजीपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय प्रजापति। आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इनके बारे में जानेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है? जब कोई वस्तु को हम अपने किसी दर्पण में देखते हैं तो वस्तु हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण में बनता हुआ दिखाई देता है। चाहे हम अपना इमेज देखें, चाहे किसी वस्तु का इमेज देखें। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी दूसरे वस्तु पर मिलती है अथवा उससे आती हुई प्रतीत होती है तो क्या उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु से मिलती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारा ये कोई प्रकाश आ रहा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण हमारे ऊपर पड़ रही है और हमारे ऊपर पड़ने के बाद वही भी किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या कहते हैं? हमारा प्रतिबिंब पृथ्वी पर बन रहा है। या किसी दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमारा ही चेहरा हमें दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं? हमारा प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है। तो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है। प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक होता है जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलकर किसी दूसरे वस्तु या किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश किरण, अब जो प्रकाश किरण है वास्तव में हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे से टकराने का परावर्तित होकर पृथ्वी पर या किसी पर्दे पर या किसी दीवार पर वास्तव में पड़ रहा है, वास्तव में पड़ रहा है, वास्तव में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब केवल आभास होता है, यानी वास्तव में वहां पर कोई प्रकाश पड़ता नहीं है, जहां पर कोई वास्तविक प्रकाश नहीं पड़ता है। तो यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वहां पर क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। वहां पर वास्तव में प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम अपने दर्पण में जब अपने चेहरे को देखते हैं तो वहां पर वास्तव में कोई प्रकाश हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, बल्कि दर्पण में जितनी दूरी पर हम खड़ा होते हैं उसका उल्टा बनता है, या तो सीधा बनता है या तो उसके बराबर बनता है। वो दर्पण के निर्भर करता है कैसा दर्पण है। केवल दर्पण में दिखाई देता है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। यानी दर्पण के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी वास्तव में वहां पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, वहां पर वास्तव में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, केवल यह आभास होता है कि दर्पण के अंदर कोई प्रतिबिंब बन रहा है। वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। कभी कोई पूछता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है तो आगे बताएंगे समतल दर्पण कैसा होता है। सदैव सदैव आभासी होता है। क्यों होता है? पहले दर्पण देख लेते हैं। दर्पण क्या होता है? अरे कांच, कोई भी कांच होता है, कांच का एक सपाट युक्त जो भाग होता है उसके एक तल पर कलई कर दिया जाता है, यानी क्या जिंक ऑक्साइड का, चाहे पारे का, चाहे किसी भी चीज का लेप चढ़ा दिया जाता है एक पृष्ठ पर, जबकि दूसरा पृष्ठ को परावर्तक छोड़ दिया जाता है। जब उस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो वो परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। जब परावर्तित होकर वापस लौटती है तो वह किसी पर्दे पर या कहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण कहलाता है। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण कांच का कोई भी सपाट युक्त होता है, उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। यह समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है और समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसके अंदर या जो प्रतिबिंब बनता है उतना ही दूरी पर बना हुआ दिखाई देता है और उसी के बराबर, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा समान दूरी पर होता है। जितनी दूरी पर रखा होता है उतना ही दूरी पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? ये
भी एक कांच का खोखला गोले से काटा गया एक भाग होता है, कांच के एक खोखले गोले के काटा गया एक भाग होता है। इस भाग के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है या जिंक ऑक्साइड या पारे का लेप चढ़ा होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। अगर परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अगर परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अगर परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर परावर्तन दबे हुए तल से होगा तो कैसा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो कैसा कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये दो दर्पण होते हैं। और दर्पण में एक चीज और होता है, दर्पण में बायां हाथ हिलाते हैं तो दाहिना हाथ दिखाई देता है, दायां हाथ हिलाते हैं तो बायां हाथ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है कि दाहिने हाथ जब हिलाते हैं तो बायां हाथ दिखाई देता है, बायां हाथ हिलाते हैं तो दाहिना हाथ दिखाई देता है। ऐसा पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। तो अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब दर्पण के कुछ मुख्य भाग होते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोले से काटा गया भाग होता है। यह खोखला गोला है, मान लेते हैं। अब इसको काट कर एक दर्पण बना दिया गया है, मान लेते हैं काट के। यह गोली दर्पण बना दिए। बन गया। अगर एक भाग को यहां कलई कर दे रहे हैं, ऊपरी वाले भाग पर कैसा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ये काट कर निकाल देंगे तो। और दूसरा बना लेते हैं। इसके अंदर वाले भाग को कलई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब इसमें कुछ भाग होते हैं, कुछ मान भी होते हैं इसके, जैसे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कभी कभी पूछता है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा या कहां होता है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वक्रता केंद्र उसी खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका काटकर दर्पण बनाया गया होता है। जिस खोखले गोले का काटकर दर्पण बनाया जाता है वही केंद्र, उसका ही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे यह खोखला गोला है, इस खोखले को गोले का यह काटकर एक अवतल दर्पण बनाया गया है। यह अवतल दर्पण यानी इसका केंद्र ही था, तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो खोखला गोला होता है जिससे दर्पण काटकर बनाया गया होता है वही केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? जिस खोखले गोले से काटकर दर्पण बनाया गया होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, जिस खोखले गोले से काटकर दर्पण बनाया गया होता है, चाहे अवतल दर्पण बनाया गया हो चाहे उत्तल दर्पण बनाया गया हो, उसकी जो त्रिज्या होती है उस गोले की, वही त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो भाग है वह त्रिज्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ध्रुव क्या होता है? इसमें कुछ भाग होते हैं। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव यानी ये जो परावर्तक तल है, यहां से लेकर यहां तक ये जो परावर्तक तल है, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो ये मध्य बिंदु होता है ये दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और दर्पण का द्वारक भी होता है। पर देखिए यहां पर, यहां से लेकर ये जो सिरा होता है परावर्तक तल के,
इस सिरों को मिलाने वाली जो जीवा होती है, इस सिरों को मिलाने वाली जो जीवा होती है, इसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस भाग को, इस पूरे भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। पूछता है दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो परावर्तक तल के दोनों सिरों को मिलाने वाली जीवा ही दर्पण का द्वारक कहलाती है। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा यह वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये जो होती है, यहां से लेकर यहां तक, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये जो होती है वो क्या होती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष के बाद फोकस, मुख्य अक्ष का मुख्य फोकस क्या होता है उसको भी जान लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस जैसे बना लेते हैं, यह अवतल दर्पण, यहां बना लेते हैं उत्तल दर्पण। दोस्तों यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया उत्तल दर्पण, यह अवतल दर्पण हो गया, यह हो गया उत्तल दर्पण। अब मुख्य अक्ष के समांतर, अब किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण या जब भी प्रकाश किरण कोई आती है मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है तो टकराने के पश्चात, यानी परावर्तक तल के टकराने के पश्चात, यह क्या वक्रता केंद्र है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अथवा यहां पर क्या है, अथवा जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये वापस जैसे देखेंगे किसी तीर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। परीक्षा में पूछता है दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है या फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से मिलती है अथवा होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अगर यही उत्तल दर्पण में पूछेगा तो जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यह फोकस हो गया। फोकस दूरी क्या होती है? तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, यहां से फोकस या ध्रुव जो है पी पोल जिसे कहते थे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहां से जो इसमें उत्तल दर्पण देख लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यह फोकस दूरी हो गया, फोकस हो गया। ध्रुव जान गए किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष जान गए किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र जान गए किसे कहते हैं, तथा वक्रता त्रिज्या जान गए किसे कहते हैं, द्वारक भी बता दिए किसे कहते हैं। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उसके लंबवत खींची गई रेखा, इसी जो लंबवत होती है इसके ऊपर, यह जो लंबवत होती है इसे क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं दर्पण के कुछ बिंदु के बारे में। दर्पण क्या होता है, कैसे कुछ प्रभाव देखते हैं, उसके प्रतिबिंब भी देखते हैं, दर्पण के कुछ बारे में जानते हैं। जैसे समतल दर्पण बताया है कि समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है वह सदैव सदैव कैसा बनता है? आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा वस्तु के सीधा, यानी जैसी वस्तु रखी होती है उसी प्रकार बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा दर्पण से जितनी दूरी पर रखा होता है। अगर जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है, मान लेते कोई वस्तु यहां पर रखी है, इतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा तथा वस्तु के बराबर बनता हुआ दिखाई देगा। तो पूछता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा? वस्तु के समान ही दिखाई देता है। समतल दर्पण में वस्तु के
कितने आकार के बराबर बनता है प्रतिबिंब? कितने आकार के बराबर बनेगा? वस्तु के बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में एक बात और होती है, जब हम कोई दर्पण रखा है, मान लीजिए समतल दर्पण ही रखा है, जब कोई व्यक्ति या दर्पण की तरफ, जब कोई व्यक्ति यहां पर है, यहां से दर्पण की तरफ गति करता हुआ चलता है, दर्पण की तरफ गति करता हुआ चलता है, तो प्रतिबिंब हमारी तरफ उसके दुगनी गति से आता हुआ प्रतीत होता है। जिस गति से हम दर्पण की ओर चलते हैं उससे दुगनी गति से हमारे ओर आता हुआ प्रतीत होता है। मान लेते हैं हम v वेग से हम दर्पण की ओर चल रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड वेग से हम चलते हैं किधर? प्रतिबिंब दर्पण की ओर, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो किधर आएगा? इसका 2 गुना 2 दूनी 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से हमारे ओर आता हुआ प्रतीत होता है। कुछ और नोट बता देते हैं दर्पण के बारे में। जैसे दो समतल दर्पण जो आयताकार हो, कैसा हो? आयताकार हो, उसे यदि 90 अंश के झुकाव पर रखा जाए, ऐसे मान लेते हैं अगर दो समतल दर्पण ऐसे 90 अंश के झुकाव पर रखा जाए, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब सदैव कितने बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनते हैं। 3 प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पण जो आयताकार हों, उनके 90 अंश झुकाव पर रखा जाए तो उनके बीच सदैव 3 प्रतिबिंब बनता है। अगर दो समतल जो आयताकारी हों या अगर उनको समांतर रखा जाए, दो समतल दर्पणों को अगर समांतर रखा जाए, दोनों कैसा रखा जाए? समांतर रखा जाए, तो इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस पर, इसका प्रतिबिंब इस पर, इसका प्रतिबिंब इस पर, इसका प्रतिबिंब इस पर, एक दूसरे पर बनता रहेगा प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब जैसे ही इस पर पड़ेगा, अब इसका प्रतिबिंब इसमें दिखने लगेगा, इसका प्रतिबिंब इस पर पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब इसमें दिखने लगेगा, अनेकों प्रतिबिंब बनते जाएंगे। इसलिए इसके बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। इसके बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर समतल दर्पण को 90 अंश पर झुकाव पर रखा जाए, 3 प्रतिबिंब बनते हैं, और इनके बीच में अनंत प्रतिबिंब अगर समांतर हो तो अनंत बनते रहते हैं। अनंत बनते कुछ नोटवा लिख लें तब बता दें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पारदर्शी बहुरूपदर्शी क्या होता है। पारदर्शी जब समतल दर्पण 2 या 2 से अधिक 45 अंश के झुकाव पर, जब 2 या 2 से अधिक समतल दर्पण जो आयताकार हो या वर्गाकार हो, वैसे वर्गाकार अधिक प्रयोग किया जाता है, वर्गाकार 45 अंश पर रखा जाए, 45 अंश के झुकाव पर रखा जाए, तो ऐसे क्या कहते हैं? परिदर्शी कहते हैं। इसका प्रयोग हम पनडुब्बियों में करते हैं। इसका प्रयोग हम पनडुब्बी, जो जल के अंदर पनडुब्बियां रहती हैं, उनको जब पनडुब्बियां जल के अंदर होंगी तो बाहर कैसे देखेंगे कौन सी क्रिया हो रही, कौन सा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाहर देखने के लिए ऐसे दर्पण को रखकर, समतल दर्पण का प्रयोग करके हम परिदर्शी के रूप में बनाकर उसको बाहर के रूप में देखते हैं। जैसे हम आकार बना के दिखा देते हैं, यह बन जाता है ऐसे कुछ आकार होता है, दिखाई दे रहा होगा लोगों को, ऐसे कुछ आकार होता है। ऐसे यहां पर एक दर्पण लगा होता है और यहां पर दर्पण लगा होता है जो 45 अंश के झुकाव पर होता है। पारदर्शी देखिए पनडुब्बी में इस प्रकार का होता है, यहां पर एक लेंस लगा होता है, यह दर्पण, यहां दर्पण हो गया, यहां पर लगा होता है। अब पनडुब्बी के ऊपर लग जाता है, ऐसे करके पनडुब्बी के ऊपर लग जाता है। अब नीचे से देखता है बाहर, ये सब चारों तरफ घुमाकर ऐसे जैसे बना है,
ये बाहर चारों तरफ घूमकर एस का प्रतिबिंब इस पर बनता है और इसी का प्रतिबिंब इस पर बनता है। तो हमें क्या होता है, बाहर का पूरा आकार दिखाई देता है। बाहर का पूरा आकार क्या दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है, पेरिस्कोप। इसको क्या कहा जाता है, पेरिस्कोप। इसे कहा जाता है पेरिस्कोप। ये कहलाता है पेरिस्कोप, जिसके माध्यम से पनडुब्बी के से हम क्या करते हैं, बाहर का पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है, कैसे क्या कर रहे हैं, सब लोग कैसे हैं, सब कुछ देख लेते हैं जल के अंदर से। तो यह परिदर्शी जो 45 अंश के झुकाव पर होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है, पनडुब्बी में होता है। बहुरूपदर्शी, जहां पर समतल दर्पण 3 होते हैं, जहां समतल दर्पण क्या होते हैं, 3 होते हैं, उसको कितने अंश पर रखा जाता है, 60 अंश पर। उसको 60 अंश के झुकाव पर रखा जाता है और 60 अंश के झुकाव पर रखकर उसको बनाया जाता है। जैसे बच्चों के खिलौने इत्यादि में बनाए जाते हैं, देखते हैं बच्चों के खिलौने बनते हैं, कई झुकाव दूरबीन बने होते हैं। इस सबको झुकाव पर क्या रखता है, बहुदर्शी है, बहुरूपदर्शी कहते हैं इसे, यानी 2 से अधिक इसमें रखे जाते हैं समतल दर्पणों के, इसलिए बहुरूपदर्शी कहा जाता है। अब बहुरूपदर्शी, अब कुछ प्रतिबिंब बनने देख लेते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। जब अवतल दर्पण होता है, ये सभी क्या है, जितने भी बनाए हैं सभी अवतल दर्पण है, जिसके ऊपरी भाग पर क्या है, सभी कलई किया हुआ है। ये जितने भी बने हैं सभी क्या है, अवतल दर्पण। अब जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन कि अनंत पर रखी हुई, अवतल दर्पण के अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जब अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा, ये फोकस है, ये मुख्य फोकस है, फोकस पर बनता है। कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इतना ही जानते रहिए, क्योंकि इससे जो प्रकाश किरण आती है वो फोकस से होकर आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी जो आती है वक्रता केंद्र से आती है और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरण जहां मिलती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु से तो दोनों प्रकाश किरण आ रही हैं, जहां पर मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता दिखाई दे रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है कोई भी चीज तो वह उल्टा बनता है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, परंतु वस्तु जैसा होगा सीधा होगा तो उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार का दिखाई दे रहा होगा छोटा बन रहा है तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जब परावर्तक तल की ओर ही बनेगा तो वास्तव में वो दिखाई देगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे दोस्तों देखते हैं, जब वस्तु कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनी है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनती है, जहां वस्तु से छोटा है परंतु उल्टा है, लेकिन परावर्तक तल की ओर ही बना है, इसलिए कैसा है, वास्तविक है। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, परंतु वास्तविक होता है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का बना कहां प्रतिबिंब बनता है, या अवतल दर्पण की बात हो रही है। वक्रता के पर जब वस्तु रखी होगी, कोई वस्तु यहां पर है, सॉरी, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दिखाई दे रहा होगा वस्तु के बराबर ही है, वक्रता केंद्र पर ही है, वस्तु के बराबर है, केवल मुख्य अक्ष के नीचे बना था तो उल्टा है, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा तथा कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि परावर्तक तल की ओर ही बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा बनता है वह, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा तथा कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र तथा फोकस में बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। देखिए फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए
अनंत पर बनेगा कहीं भी, यहां पर कहीं मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं अनंत पर बने मिलेगा, और अनंत पर मिलेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। अगर कहीं अनंत पर मिलेगा तो वह से बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन परावर्तक तल की ओर ही बनेगा, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, जब नीचे बनेगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो मुख्य वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक होता है। और फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, जो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अब देखिए जो किरण आती है वो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी अब कहाँ जाएगी, तो यह विलंब ही जब गिरती है दर्पण पर, पड़ती है दर्पण पर, तो ये क्या होती है, ये इधर बढ़ाएंगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए दिखाई कहां देता है, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है, अर्थात पीछे बनता हुआ दिखाई देता है। तो परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, आभासी होगा और मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा। तो मुख्य फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है। अब वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है तो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मुख्य फोकस पर रखी हुई इसको प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है, आभासी होता है तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उपयोग इसे लगे हुए आज तो उपयोग भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, सॉरी इसके पहले बता देते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे अनंत पर रखी हो, चाहे वह फोकस पर रखी हो या कहीं भी रखी हो, क्योंकि उसका फोकस तथा वक्रता केंद्र सब क्या होता है, परावर्तक के दूसरी ओर होता है, इसलिए वहां वस्तु रख नहीं सकते। तो कहीं भी रखी हुई वस्तु उसका प्रतिबिंब सदैव सदैव मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सॉरी ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही बनता है। वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सदैव चाहे अनंत पे रखा हो चाहे कहीं भी रखी हो, वह सदैव सदैव फोकस तथा ध्रुव के बीच में ही बनता है, सीधा बनता है परंतु आभासी बनता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण को उपयोग हम सामान्यतः लगभग देखते ही रहते हैं। बड़े फोकस दूरी वाला, जो बड़े फोकस दूरी का अवतल होता है, दर्पण होता है, उसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में, जब दाढ़ी बनाते हैं उसके सामने लगा होता है, दाढ़ी बनाने ताकि हमारा चेहरा क्या हो, बड़ा दिखाई, कैसा दे दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे और सीधा दिखाई दे। और हम बैठते कहाँ हैं, फोकस पर बैठते हैं ताकि प्रतिबिंब जो बने हमारा सीधा बना और बड़ा बने। और दूसरा, कान नाक गले जो डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, छोटे फोकस दूरी वाले, जिससे क्या होता है प्रतिबिंब हमको सीधा और बड़ा दिखाई देता है, तो हम देख सककर उसका इलाज कर सकें। और अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है ताकि प्रकाश दूर तक जा सके। उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के बगल में जो लगा होता है शीशा वहां पर होता है। लैंपों में जो लाइट लगे होते हैं सड़कों पर या जो मकानों के ऊपर लगे होते हैं लैंप जो होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज यहीं पर इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलिएगा। सबसे अधिक से अधिक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।